Hello everyone. So last video में we covered till question number 30. Okay, we just left this one question number 22. Let's see अगर हम हमारे पास टाइम बचता तो हम question number 22 भी फिर डिस्कस कर लेंगे. Okay. So yes. So let's start with question number 31 first. So it is asking which functional form slope coefficients represents the constant elasticity. सो अब याद करो कि चैप्टर नंबर 5 में हमने बहुत सारी फंक्शनल फॉर्म्स पढ़ी थी. उनमें से कौन सी फंक्शनल फॉर्म में जो स्लोप कोफिशिएंट था वो कांस्टेंट इलास्टिसिटी मेजर करता है. विच फंक्शनल फॉर्म वाज इट? सो दैट वाज अ लॉग लॉग मॉडल, या यू कैन से डबल लॉग और कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल भी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारा बोथ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों लॉग टर्म्स में लिया जाता है. ठीक है. सो अब जो ये कोफिशिएंट है स्लोप कोफिशिएंट बीटा टू, इट मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ वाई with respect to x. मतलब क्या होता है? It tells you the percentage change in y for 1% change in x. कि अगर मैं x को 1% बढ़ाता हूँ तो मेरा y कितने परसेंट चेंज होता है. दैट इज बीटा टू परसेंट चेंज. ठीक है. मान लो कि बीटा टू की वैल्यू, लेट्स से बीटा टू की वैल्यू 5 है, तो इंटरप्रिटेशन वुड बी इफ x increases by 1% then my y changes by 5%. Okay. So कौन कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल कौन सा होता है? दैट इज द लॉग लॉग मॉडल, जहाँ पे बीटा टू हमें बताता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट इलास्टिसिटी एंड इट मेजर्स द चेंज, परसेंटेज चेंज इन y with respect to percentage change in x, or you can call it elasticity of y with respect to x. ठीक है. So this question is covered. Now second, 32nd question says which functional form best represents the growth rate. अब ग्रोथ रेट की बात आई है. अब देखो, इलास्टिसिटी के लिए हम डबल लॉग मॉडल यूज करते हैं. ठीक है. लॉग लॉग मॉडल या डबल लॉग. बट अगर हमें ग्रोथ रेट चाहिए, अब ग्रोथ रेट में थिंक अबाउट दिस. अगर मैं कहता हूँ कि कितने परसेंट जीडीपी बढ़ती है अगर मैं एक साल टाइम को आगे बढ़ाता हूँ, तो आई एम सेइंग जो मैं इंडिपेंडेंट, इफ माई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लेट्स से इट्स टाइम. ठीक है. एंड बट मुझे परसेंटेज जानना है, परसेंटेज चेंज जानना है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में. एंड बट मुझे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एब्सोल्यूट टर्म्स में लेना है. तो उसके लिए मैं लॉग लेन या सेमी लॉग मॉडल यूज करता हूँ. ठीक है. तो अगर मैं विच फंक्शनल फॉर्म रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ रेट, इट इज द सेमी लॉग मॉडल और लॉग लेन मॉडल. जो कि कैसे होता है कि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग टर्म्स में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने यहाँ पे टाइम ले रखा है. ठीक है. अब बीटा टू क्या मेजर करता है? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल when constant percentage change in dependent variable as over time. मतलब जैसे अगर तुम टाइम को एक साल बढ़ाते हो तो कितना परसेंटेज चेंज आता है. अब इसमें तुम्हें बीटा टू को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू गेट द परसेंटेज चेंज. ठीक है. और जैसे सी डबल लॉग मॉडल में यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई बीटा टू विद एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें लॉग फॉर्मेट में है. तो बीटा टू अगेन तुम्हें परसेंटेज चेंज ही देता है कि 1% परसेंटेज चेंज इन एक्स रिप्रेजेंट्स बीटा टू परसेंटेज इन वाई. बट सेमी लॉग या लॉग लेन मॉडल में ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये लॉग टर्म्स में नहीं है. इसलिए तुम्हें बीटा टू को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द परसेंटेज चेंज इन वाई. जैसे इसका एग्जांपल तुम ले सकते हो, जैसे वाई इज नथिंग बट योर सैलरी एंड एक्स इज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है. लेट्स से वाई इज इन लॉग टर्म्स एंड एक्स इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स. सो इफ बीटा टू इज 0.10, तो आई कैन से अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस एक साल बढ़ता है, इफ योर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस बाय 1 ईयर. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमने ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये तो एब्सोल्यूट टर्म्स में है ना. तो वैसे ही एक्सपीरियंस अगर तुम्हारा एक साल बढ़ेगा तो कितना परसेंट तुम्हारा सैलरी इंक्रीज होएगा. अब यू कैन से ओ बीटा टू इज 0.10, तो 0.10 परसेंटेज. नो, वी हैव टू मल्टीप्लाई बीटा टू बाय 100. तो अगर तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट बिकम्स 10% इंक्रीज इन सैलरी. सो if your experience increases by 1%, sorry, if your experience increases by 1 year, then your salary increases by 10%. ठीक है. तो सेमी लॉग या लॉग लेन मॉडल में तुम्हें बीटा टू को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अगर यही चीज मान लो अगर मेरा वाई एब्सोल्यूट टर्म्स में होता और एक्स लॉग टर्म्स में होता, तो मैं बीटा टू को 100 से डिवाइड करूंगा. ठीक है. ये चीज कैसे आई? यू कैन सिंपली कैलकुलेट द डेरिवेटिव और तुम देख सकते हो कि तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द परसेंटेज चेंज. ठीक है. So now, question number 33. What is the difference between instantaneous rate of change and compounded growth rate in a semi-log model? Okay, so in a semi-log model, ठीक है, जो instantaneous rate of change होता है, instantaneous rate of change होता है at that particular point in time. मतलब जैसे डेरिवेटिव होता है ना कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज बताते हैं, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है.
और कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा ग्रोथ रेट कितना बढ़ा, ठीक है। सो इन अ सेमी-लॉग मॉडल बीटा टू वुड रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ यू नो इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट, बीटा टू मेजर करता है। अगर तुम्हें कंपाउंडेड ग्रोथ रेट चाहिए, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब द थिंग इज कि जब हम सेमी लॉग मॉडल लेते हैं तो जो लॉग होता है ना वो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग करता है। तो बट टू गेट अ डिस्क्रीट नंबर, टू गेट अ वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हमारा कंपाउंडेड ग्रोथ रेट कैसे आता है? जब तुम एंटी लॉग लेते हो बीटा टू का एंड -1, जैसे अगर मान लो तुम्हारा बीटा टू इज नथिंग बट 0.17, अगर किसी ने बोला है कि तुम्हें कंपाउंडेड ग्रोथ रेट निकालो, तो एंटी लॉग ऑफ बीटा टू विच इज ई टू द पावर 0.17 -1। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड compounded growth rate and instantaneous growth rate. So instantaneous growth rate मतलब at that particular point in time कि क्या क्या growth rate है, and compounded growth rate मतलब over a period of time. Okay, so now एक्सप्लेन द रेसिप्रोकल मॉडल यूजिंग द एग्जांपल ऑफ फिलिप्स कर्व। अब रेसिप्रोकल मॉडल क्या होता है? जब रेसिप्रोकल मॉडल इस टाइप का होता है, वाई आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू, वन वन अपॉन एक्स आई प्लस एरर टर्म, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनवर्स फॉर्म में होता है, वन अपॉन एक्स आई। अब सिंस इसने बोला लेट्स से ये जो हमने रेसिप्रोकल मॉडल कंसीडर किया, लेट्स से इसको फिलिप्स कर्व के एग्जांपल से समझाओ, तो लेट्स टेक y as inflation rate and xi as the unemployment rate, and again they have a non-linear relationship, तुम देख सकते हो because we have used a inverse functional form. So अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? लाइक रेसिप्रोकल मॉडल में क्या बताया गया है कि दैट एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स, ठीक है, एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एट द इंक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि एक बात देखो, ये जो इनवर्स रेसिप्रोकल मॉडल है, इसका कोई सॉरी इसका कोई ग्राफ ऐसे होएगा, राइट? दैट इज अ वेरी बैड ड्राइंग बट जस्ट बियर विद मी। तो लेट्स से अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है और इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे है, लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम होता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, ठीक है, थोड़ी इंक्रीज होती है। अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है एंड वापस सेम, यहाँ पे भी सेम डिक्रीज होता है, यहाँ पे भी सेम डिक्रीज होता है, बट अब जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा दैट वुड इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो तुम देख सकते हो पहले एकदम फ्लैट स्लोप है, फिर थोड़ी स्टीप, फिर एकदम ही स्टीप। तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन द example of Phillips curve by the reciprocal model. 35th question asks, what is the significance of intercept term in the reciprocal model? अब एक बात देखो, intercept term क्या थी मेरी? ये तो slope coefficient हो गया, राइट? intercept term में बीटा वन है। अब एक बात बताओ, बीटा वन मेजर क्या करता है? यहाँ देखना, रेसिप्रोकल मॉडल ये है तुम्हारा, ठीक है। अब थिंक अबाउट दिस, जैसे जैसे मैं अपने x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूंगा, लेट्स से ये जो मेरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जब ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो डोंट यू थिंक वन बाय एक्स जीरो को टेंड करेगा? विच विल बी ट्रू, ठीक है। x अगर इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा एंड दिस टर्म वुड टेंड टू जीरो, एंड बीटा टू इज अ कांस्टेंट, राइट? तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, दिस दिस होल टर्म वुड टेंड टू जीरो। तो मेरा y आई क्या बचेगा? सिर्फ बीटा वन, ठीक है। सो बीटा वन रिप्रेजेंट्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है, अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y। जैसे फिलिप्स कर्व के एग्जांपल में इट 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 मेजर्ड दैट इन्फ्लेशन वुड बी परसिस्टेंट, डजंट मैटर हाउ हाउ हाई द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर अगर जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हुआ तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन कम होगी, बट मैं ये नहीं कह सकता ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर एकदम ही बढ़ गया तो इन्फ्लेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब भी थोड़ी ना थोड़ी इन्फ्लेशन तो एग्जिस्ट करेगी करेगी। तो इवन इफ यू कैन सी दैट एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये जो मिनिमम इन्फ्लेशन रेट जो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट बीटा वन। क्योंकि अगर जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया तो ये वाली टर्म तो जीरो की तरफ टेंड करेगी और ये पूरी टर्म को जीरो बना देगी, बट स्टिल थोड़ा तो इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करेगा ना इकोनॉमी में, तो दैट इज बीटा वन। सो बीटा वन क्या बताता है? इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाई व्हेन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेस इंफिनिटी, ठीक है। So that's how you can interpret the significance of the intercept term in the reciprocal model. Now, 36 question asks, in the polynomial regression model of total cost curve, if the average cost and marginal cost curve are to have a U shape, what is the prior expectation about the coefficients?
अब इस बात को अच्छे से समझना कि अगर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अब पहली बात तो मार्जिनल कॉस्ट पे से फोकस करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है? अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट कर्व की इक्वेशन लिखनी हो, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? व्हेन यू डिफरेंशिएट टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, राइट? दिस इज नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, right? So marginal cost is nothing but if you derivate total cost with respect to quantity. अब अब the thing is, अगर marginal cost और average cost curve को U shape लेनी है, अब U shape curve कैसे आती है? अगर ये quadratic equation हो, right? एक quadratic equation ही तो हमें U shape curve देती है। तो अगर average cost curve और marginal cost curve को मतलब ये दोनों के लिए true होएगा, but I'm just taking example of marginal cost first. अगर marginal cost curve को U shape लेनी है, तो वो एक quadratic equation होना चाहिए। एंड द थिंग इज, ये खुद डेरिवेटिव है टोटल कॉस्ट कर्व का। तो मैं कह रहा हूँ टोटल कॉस्ट कर्व का डेरिवेटिव एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो टोटल कॉस्ट कर्व अपने आप में क्या होना चाहिए? क्यूबिक इक्वेशन। क्योंकि अगर तुम एक क्यूबिक इक्वेशन का डेरिवेट करोगे तभी तो एक तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो इफ आई एम सेइंग इफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व हैज टू बी अ यू शेप, इट हैज टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इफ इट हैज टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द टोटल कॉस्ट कर्व हैज टू बी अ क्यूबिक इक्वेशन। तो इसको तुम यहां से देख सकते हो। टोटल कॉस्ट कर्व को मैंने एक क्यूबिक इक्वेशन माना हुआ है, बीटा वन प्लस बीटा टू क्यू प्लस बीटा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस बीटा फोर क्यू, क्वांटिटी का क्यूब। अब क्यों माना है इसको क्यूबिक इक्वेशन? क्योंकि मान लो अगर मैं इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानता, ठीक है, और अब तुम इसको डेरिवेट करो, तो डेरिवेटिव में ये जीरो बन जाएगा। दिस वुड कम आउट टू बी बीटा टू एंड दिस वुड कम आउट टू बी टू बीटा क्यूब क्यू। ये तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी, राइट? एंड नाउ दिस इज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। दे आर सेइंग इफ मार्जिनल कॉस्ट हैज टू बी यू, यू शेप। यू शेप कब आएगा? जब मार्जिनल कॉस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कब बनेगी? जब खुद टोटल कॉस्ट एक क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा। ठीक है, सो इसको यू कैन सी अगेन। अब नाउ दे आर सेइंग कि इफ इट हैज टू हैव अ यू शेप, तो कोफिशिएंट्स के बारे में तुम्हारा क्या मानना है? कोफिशिएंट्स का साइन क्या होना चाहिए? पहली बात तो बीटा वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुम क्वांटिटीज को यहाँ पे जीरो 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 पुट करो, तो जो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कभी नेगेटिव हो सकती है क्या तुम्हारी? नहीं। तो बीटा वन जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सेम विद बीटा टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। जब तुम मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखोगे तो यहाँ पे बीटा टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? वरना वो नेगेटिव इंटरसेप्ट बना देगा। ठीक है, अगर तुम क्वांटिटी को जीरो डालोगे, तो बीटा टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। नाउ बीटा थ्री शुड बी लेस देन जीरो। व्हाई? बिकॉज दिस हैज टू क्रिएट अ इनिशियल फ्लैटरिंग, मतलब थोड़ा ऐसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे होता है ना, तो जो इनिशियल फ्लैटर करता है, विच कम्स आउट फ्रॉम कि अगर बीटा थ्री नेगेटिव होगा तब। बट अगर एकदम ही मान लो बीटा थ्री और बीटा फोर नेगेटिव हो गया, तो सबसे हाईएस्ट पावर का अगर कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, तो वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा। बट हमें उसके बाद वापस इंक्रीज भी तो करना है, बिकॉज वी हैव डिमिनिशिंग ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि पहले मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग। तो uh, अगर हमें ओवरऑल इंक्रीजिंग चाहिए, इसका पॉजिटिव शेप चाहिए, तो बीटा फोर हैज टू बी पॉजिटिव। तो हमारी ट्राई एक्सपेक्टेशन क्या होगी कोफिशिएंट्स को लेके? बीटा वन बीटा थ्री एंड बीटा फोर शुड बी पॉजिटिव एंड सॉरी, बीटा वन बीटा टू एंड बीटा फोर शुड बी पॉजिटिव एंड बीटा थ्री शुड बी नेगेटिव टू क्रिएट द इनिशियल फ्लैटरिंग। ठीक है, एंड बीटा फोर पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? बिकॉज दिस एंश्योर दैट कॉस्ट विल राइज रैपिडली ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बाद में थोड़ा ऐसे इनिशियल डिक्रीज करेगी, थोड़ा यहाँ से फ्लैट होगी, बट देन एकदम ही इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ओके, सो दैट विल ओनली हैपन व्हेन बीटा फोर इज पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन द रिग्रेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। अब पहली बात तो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल होता क्या है? तुम एक वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज तब करते हो जब तुम उस वेरिएबल में से उसका मीन माइनस कर देते हो एंड उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको डिवाइड कर देते हो। जैसे हम करते हैं ना, टू कन्वर्ट इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, हम एक्स बार में से माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा एक्स कर देते हैं। क्यों करते हैं हम स्टैंडर्डाइज किसी वेरिएबल को? क्यों करते हैं? जब हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हटानी हो, जब हमें एक स्टैंडर्डाइज वेरिएबल का मीन हमेशा जीरो पे सेंटर होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वन होती है, राइट? सो यस, सो तुम सो दे आर सेइंग अगर तुम एक स्टैंडर्डाइज वेरिएबल तुम्हें उसका रिग्रेशन एक्सप्लेन करना है, तो लेट्स से दिस इज आ स्टैंडर्डाइज वेरिएबल का रिग्रेशन मॉडल। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म क्यों नहीं है? बीटा वन क्यों नहीं है? थिंक अबाउट इट, जब तुमने दोनों वेरिएबल्स को, जब तुमने एक्स और वाई को स्टैंडर्डाइज किया होगा, तो स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? उसका मीन जीरो बनाना एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वन में लाना। तो अब तुम उसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से हटके स्टैंडर्ड डेविएशंस में बात कर सकते हो। ठीक है, rather than let's say talking in terms of marks, जैसे 75 marks 76 marks,
rather than do one thing कि जो क्लास के बच्चे के एवरेज मार्क्स लो, ठीक है, जिसके क्लास के बच्चे के एवरेज मार्क्स लाए हो, ठीक है, अब बाकी बच्चों के तुम मार्क्स कैसे डिस्कस करते हो कि यार उस बच्चे के मार्क्स से 4 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर मेरे मार्क्स आए। तो टू गेट rid ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स यू हैव टू स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। अब स्टैंडर्डाइज करने में होता क्या है कि तुम्हारा मीन 0 पे सेंटर हो जाता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आ जाती है। ठीक है, अगर मीन 0 है, मान लो x का भी मीन 0 है, y का भी मीन 0 है, तो अगेन that regression line has to pass through origin, और अगर origin से पास करती है तो इसका इंटरसेप्ट टर्म 0 होएगा। तो दिस इज अ regression ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। yi hat equals to beta 2 hat and x1 hat plus error term, ठीक है, जहां पे beta 2 is nothing but your beta coefficient. So they are saying if f is your independent variable, if x increases by 1 standard deviation, then y increases by beta 2 standard deviation, ठीक है। और इट इज यूजफुल व्हेन टू वेरिएबल्स आर दे आर कंपेयर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। और कब यूजफुल होता है कि जब दो वेरिएबल्स हमारे पास अलग अलग यूनिट्स में हो, तो अब हम उनका रिग्रेशन मॉडल कैसे बनाएं, उन दोनों को स्टैंडर्डाइज कर दो एंड देन यू कैन फिट अ स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन मॉडल। एंड इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर x एक स्टैंडर्ड डेविएशन से इंक्रीज करेगा तो y कितने स्टैंडर्ड डेविएशन से इंक्रीज करेगा। नाउ यू गॉट rid ऑफ द मेजरमेंट्स यूनिट। तो दैट्स द यूजफुलनेस, ठीक है, and that's the interpretation of beta coefficient. एंड यस ऑल्सो इसमें ये याद रखना कि स्टैंडर्डाइज वेरिएबल के रिग्रेशन में आर स्क्वायर रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि जब हमने स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्डाइजिंग वेरिएबल इज जस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे आर स्क्वायर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38। फॉर द लीनियर इन वेरिएबल मॉडल द स्लोप कोफिशिएंट इज कांस्टेंट बट द इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इज वेरिएबल, whereas for the log-log model elasticity coefficient is constant but the slope is variable. True or false? It is true, ठीक है, इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि लीनियर एंड वेरिएबल क्या होता है? पहली बात तो लीनियर एंड वेरिएबल मॉडल कौन सा होता है? जिसमें तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर हो, राइट? दिस इज अ लीनियर एंड वेरिएबल मॉडल दैट वी हैव स्टडीड। इलास्टिसिटी का वो क्या होता है? फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट dy by dx इनटू x by y, ठीक है। तो dy by dx क्या है? तुम्हारी बीटा टू टर्म, और x by y योर वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा? लीनियर इन वेरिएबल मॉडल में बीटा टू टाइम्स एक्स बाय वाई। अब बीटा टू तो कांस्टेंट है, अब जैसे जैसे एक्स बाय वाई चेंज करेंगे ऑफकोर्स इलास्टिसिटी भी चेंज करेगी। तो द फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। और लॉग लॉग मॉडल में उन्होंने क्या कहा? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इज कांस्टेंट बट द स्लोप इज वेरिएबल। अगेन इट इज ट्रू, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट अब लॉग लॉग मॉडल में जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी लॉग में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लॉग में, बीटा टू मेजर्स द इलास्टिसिटी को, it is the constant elasticity, that percentage change in x, if 1% change in x results to beta 2 percentage change in y, right? It has a constant elasticity, but इसका जो dy by dx अगर तुम निकालोगे that would change at every point, क्योंकि the thing is beta 2 यहाँ पे भी क्या होएगा? dy by dx into x by y, ये तो पूरा ही है बीटा टू, ठीक है। बट अगर तुम्हें सिर्फ dy by dx चाहिए तो तुम उसको ऑपोजिट साइड लेके जाओगे, एंड अगर तुम सिर्फ dy by dx को आइसोलेट करके देखोगे, द स्लोप वुड चेंज एट एवरी पॉइंट बट इलास्टिसिटी वुड रिमेन कांस्टेंट। तो यस इट इज ट्रू। तो अगर कभी कोई पूछे भी कि लीनियर एंड वेरिएबल और लॉग लॉग मॉडल में फर्क क्या होता है, दैट लॉग लॉग मॉडल में इलास्टिसिटी कांस्टेंट होती है बट तुम्हारी स्लोप डिफर करती है, जबकि इन लीनियर एंड वेरिएबल मॉडल में तुम्हारी स्लोप कांस्टेंट होती है बट इलास्टिसिटी डिफर करती है। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। Now, question number 39. The R square of a log-log model can be compared with log-lin model, but not with a lin-log model. अच्छा, ये log-log, log-lin और lin-log का मतलब क्या होता है? log-log मतलब पहला उसको ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी लॉग टर्म में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लॉग टर्म में। log-lin मतलब तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग टर्म में बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर टर्म्स में। lin-log कि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर टर्म में बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लॉग टर्म में, ठीक है। अब दे आर सेइंग जो आर स्क्वायर है वो लॉग लॉग मॉडल का और लॉग लिन मॉडल का कंपेयर कर सकते हो, बट लिन लॉग मॉडल का नहीं कर सकते। क्यों? सीधी बात है कि अगर लॉग लॉग और लॉग लिन मॉडल है तो ये जो वाई आया है ये इन दोनों मॉडल्स में लॉग टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मॉडल्स में सेम है, तो येस यू कैन कंपेयर आर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम जाके इन दोनों मॉडल्स का आर स्क्वायर क्यों कंपेयर कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेम टर्म्स में है। और आर स्क्वायर कंपेयर क्या करता है कि कितना परसेंट वेरिएशन तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो तुम इन दोनों मॉडल्स में देख सकते हो क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो सेम ही है। बट अगर तुम इसको लिन लॉग मॉडल से कंपेयर करोगे
तो यू आर सेइंग आर स्क्वायर इन मॉडल्स में तुम्हें बताता है कि log y में जितनी वेरिएशन है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, जबकि लिन लॉग मॉडल में आर स्क्वायर बताता है कि y में कितनी वेरिएशन है जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो log yi की वेरिएशन और yi की वेरिएशन आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। सो इसलिए तुम आर स्क्वायर लिन लॉग मॉडल का कंपेयर नहीं कर सकते। टू कंपेयर आर स्क्वायर ऑफ टू मॉडल्स यू शुड हैव सेम डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कोई कह सकता है हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर का पढ़ा था कि दो मॉडल्स का कंपेयर करना है। हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर भी इसीलिए लाया था जब इंडिपेंडेंट जो हमारे इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज किए और यहाँ पे 5, तो ऑफ कोर्स सी बात है 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाला मॉडल का आर स्क्वायर हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि वो आर स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि जितने भी तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पढ़ाओ हमेशा आर स्क्वायर बड़ा ही आएगा। इसलिए हम उसमें एडजस्टेड आर स्क्वायर यूज करते हैं। बट इन दो मॉडल्स में अभी तो मैंने दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रखा है, राइट? एक में ln x आई है, एक में x आई है, तो इसका मैं आर स्क्वायर ही कंपेयर कर सकता हूँ एग्जैक्टली। अब इसको थोड़ा और इजिली हम इससे समझ सकते हैं, जैसे मान लो मॉडल ए और मॉडल बी यहाँ पे दिया हुआ है। मॉडल ए में ln y है, मॉडल बी में सिर्फ y है। ठीक है, यहाँ पे ये लीनियर इन वेरिएबल मॉडल है, और लिन लिन मॉडल तुम कह सकते हो कि y भी लीनियर फॉर्म में, x भी लीनियर फॉर्म में, और ऊपर यहाँ पे लॉग लिन मॉडल है। और इसका आर स्क्वायर और इसका आर स्क्वायर देके तुम्हें बोला है कि मॉडल ए हैज अ बेटर आर स्क्वायर। वेल, ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहली बात तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल ही सेम नहीं है। इसका जो आर स्क्वायर है ये तुम्हें बताता है कि log y में जितनी वेरिएशन है वो x कितना log y में वेरिएशन x कितने परसेंट एक्सप्लेन कर पाया, तो 85% वेरिएशन इन log y कैन बी एक्सप्लेन बाय x। जबकि यहाँ पे ये बताया कि 73% ऑफ वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन बाय x। तो log y और y आपस में बराबर नहीं है। वेरिएशन इन log y इज डिफरेंट देन वेरिएशन इन y। ये दोनों अलग टर्म्स है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई कहना कि मॉडल ए इज बेटर बिकॉज ऑफ इज हार्ड स्क्वायर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि पहली बात तो इन दोनों मॉडल्स का हम हार्ड स्क्वायर कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल सेम फॉर्म में नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, आर द फॉलोइंग मॉडल्स लीनियर इन पैरामीटर्स, इज देयर एनी वे टू मेक देम लीनियर इन पैरामीटर्स मॉडल? लीनियर इन पैरामीटर्स क्या होता है कि बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री इनमें लीनियर होना चाहिए, राइट? जैसे तुम पहला मॉडल देख पा रहे हो, ऑफ कोर्स ये पैरामीटर्स में लीनियर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई बीटा वन और बीटा टू डिनोमिनेटर में, ओके। सो नो, इट इज नॉट लीनियर इन पैरामीटर्स, बट इज देयर एनी वे दैट वी कैन मेक देम लीनियर इन पैरामीटर्स? यस। अगर तुम मान लो इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ और वाई आई को नीचे ले जाओ, लाइक इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, तो दिस बिकम्स 1 वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई। सो नाउ इट इज लीनियर इन पैरामीटर। नाउ यू कैन से अगर ये 1/y आई आ गया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पैरामीटर्स में तो लीनियर हो गया ना। पैरामीटर्स लीनियर हमारा मैटर करता है। 1/y आई हो या 1/x आई आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे वेरिएबल्स लीनियर है कि नहीं है, ठीक है? सो बट पैरामीटर्स में लीनियर हो गया कैसे? कि जब हमने इन दोनों का रेसिप्रोकल किया, इसको इस पूरी टर्म को उठा के यहाँ पे ले जाओ और वाई आई को नीचे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट वुड बिकम लीनियर इन पैरामीटर्स, ओके। वैसे ही इसका, अब इसमें भी अगेन इट इज नॉट लीनियर, अभी लीनियर नहीं है पैरामीटर्स में, बट क्या हम इसको बना सकते हैं लीनियर? यस। वापस रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लेके क्या हो जाएगा? 1/y इज इक्वल्स टू बीटा वन इंटू 1/xi प्लस बीटा टू एक्स आई, ठीक है? तो इस फॉर्म में आ जाएगा। सो हाँ, सो अगर तुम इसको रेसिप्रोकल लोगे इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो नाउ इट इज अगेन लीनियर इन पैरामीटर्स बट ऑफकोर्स नॉट लीनियर इन वेरिएबल्स, यू कैन सी, ठीक है? बट हाँ, इसको हम लीनियर इन पैरामीटर्स बना सकते हैं कैसे? इसका रेसिप्रोकल लेके इसको इस पूरे को यहाँ लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ एंड बाय आई को नीचे लेके जाओ, तो वन अपॉन बाय आ जाएगा एंड इट वुड कम आउट टू बी बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स आई, क्योंकि जब तुम इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल लोगे तो यही तो आएगा, ठीक है? अब अगर इसको तुम अलग अलग करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी बीटा वन एक्स आई प्लस बीटा टू एक्स आई स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय एक्स आई, सिर्फ एक्स आई बचेगा, तो दिस वुड कम आउट टू बी दिस। तो यस, इट केम आउट टू बी लीनियर इन पैरामीटर। नाउ for question number 42, they are saying create a dummy variable and explain differential intercept coefficient and slope drifter. अब इसके लिए let's अब क्वेश्चन नंबर 42 के लिए तुम्हें ये मॉडल समझना पड़ेगा। लेट्स से मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूँ, सैलरीज वाई से डिनोट करता हूँ उनको, एंड एक्स डिनोट्स माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। अभी मैं इसको भी लीनियर उसमें ले, इसको भी लीनियर उसमें, आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर फंक्शनल फॉर्म। और लेट्स से मैं डमी वेरिएबल इंक्लूड करता हूँ जेंडर डमी में, दो जेंडर्स है, ओके, मेल
एंड फीमेल। एंड अगेन हमने एक बात पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि कितने हमें डमी वेरिएबल्स इंक्लूड करने चाहिए। तो जितनी मेरी कैटेगरीज है, कितनी कैटेगरीज है, दो कैटेगरीज है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो मैं डमी वेरिएबल कितने इंक्लूड करूंगा, 2 - 1 इक्वल्स टू 1, सिर्फ एक डमी वेरिएबल इंक्लूड करूंगा। एक दूसरी कैटेगरी को मैं एज अ बेंचमार्क कैटेगरी और बेस कैटेगरी कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर डी 0 है तो मतलब मेल है, तो इसको मैं अपना बेंचमार्क या बेस कैटेगरी रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। मेल इज अ बेस कैटेगरी, अगर D1 है तो इट रेफर्स टू फीमेल। अब मैं एक मॉडल बनाता हूँ, दैट इज y इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2x, जहाँ पे x क्या था हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, y इज सैलरी, β3 टाइम्स d। अगर मान लो यहाँ पे D1 हो गया तो मतलब फीमेल, ठीक है, और अगर D0 है तो मेल, ओके, प्लस β4 और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरएक्शन, सॉरी, नॉट इंटरसेक्शन, इंटरएक्शन, प्लस एन एरर टर्म। नाउ अब हमें एक्सप्लेन क्या करना था, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट एंड स्लोप ड्रिफ्टर। डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट होता है ये β3, जो डमी वेरिएबल का रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। β3 मेजर्स द डिफरेंस इन स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है, इट इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, बिटवीन द टू ग्रुप्स। डिफरेंस इन स्टार्टिंग सैलरी अब तुम ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो अगर तुम मेल का कंसीडर करो, ठीक है, तो डी को 0 रखो, डी को 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। एंड लेट्स से तुम एक बाई 0 एक्सपीरियंस के लिए गिनो कि अभी एकदम फ्रेशर है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। लेट्स से वी काउंट एज 0 एक्सपीरियंस, ओके। एक्स एट 0 पे लोगे तो मतलब 0 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे क्या बेस सैलरी, ऑफ कोर्स अगर कोई न्यू फ्रेशर है तो उसको कुछ ना कुछ तो सैलरी दोगे ना। तो लेट्स से फॉर 0 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर एक्स को 0 डालोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, दिस टर्म वुड बी 0 एंड दिस इंटरैक्शन टर्म वुड बी 0, ठीक है। नाउ ऑल यू आर लेफ्ट विथ β1 प्लस β3 d। नाउ इफ यू पुट d इक्वल्स टू 0 तो एवरेज फ्रेशर मेल की सैलरी क्या है, β1, अगर लेट्स से β1 इज रुपीस, लेट्स से रुपीस में क्या, लेट्स से 100 है, एंड β3 इज नथिंग बट लेट्स से 10 d, ठीक है। अगर तुम d को 0 लेते हो तो एवरेज फ्रेशर मेल विद 0 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसकी सैलरी क्या होगी, 100। एंड अगर तुम डी को 1 लेते हो तो फीमेल की सैलरी क्या हो जाएगी, जो मेल की सैलरी है उससे 10 ज्यादा, ठीक है। तो ये जो β3 है ये तुम्हें डिफरेंस बताता है किसमें, स्टार्टिंग सैलरीज ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों ग्रुप्स की स्टार्टिंग सैलरीज में, ओके। अगर मान लो β3 नेगेटिव होता तो फीमेल ग्रुप स्टार्ट्स एट अ लोअर बेस सैलरी देन मेल ग्रुप इवन विद 0 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर मान लो दोनों को 0 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता तो एक्स वाली टर्म्स तो दोनों की कट गई, बट स्टिल अगर β3 में नेगेटिव होता तो एक फीमेल फ्रेशर को कम सैलरी, कम एवरेज सैलरी मिल रही है दैन द मेल फ्रेशर। तो दिस इज द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि अगर मान लो तुमसे मेल का प्लॉट करते हैं तो मेल का मान लो ऐसे आता, तो फीमेल का बस ये जो ये है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द β3, लाइक डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, इट जस्ट टेल्स यू द डिफरेंस इन द, अभी तो मैंने सिर्फ सैलरी का मॉडल बनाया है इसलिए, बट डिफरेंसेस तुम्हें बताता है, ठीक है। अब बात आती है स्लोप ड्रिफ्टर क्या होता है। स्लोप ड्रिफ्टर is the जो intersection term, interaction, sorry, intersection I'm saying, but it's the interaction term। अब जो interaction term मैंने d into x लिया है, interaction term का कोफिशिएंट हमारा स्लोप ड्रिफ्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो β4, मान लो अगर एक बाई को β4 0 है तो तुम्हारा मॉडल सिर्फ कितना बना, सिर्फ इतना मॉडल बचा, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन तो हमने जान ही लिया कि फॉर एनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स से फॉर 1 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हारी सैलरी, एक एवरेज मेल की सैलरी ये होगी। अगर तुम डी को 1 ले लो, फिर फीमेल की सैलरी विद सेम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितनी हो जाएगी, प्लस β3, ठीक है, क्योंकि यही तो डिफरेंस मुझे बताता है मेल और फीमेल दोनों ग्रुप्स की सैलरीज में, ठीक है। बट स्लोप ड्रिफ्टर क्या बताता है, ये तो तब था जब β4 0 था, तो तुम्हारा मॉडल सिर्फ इतना बचा, राइट। अगर मान लो β4 पॉजिटिव है, या पॉजिटिव है नेगेटिव है बट 0 नहीं है, ठीक है। अब स्लोप ड्रिफ्टर का मतलब क्या होता है, β4 कोफिशिएंट ऑफ इंटरेक्शन टर्म, इट टेल्स यू द रिटर्न ऑन एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। मतलब अगर मान लो β4 0 नहीं है एंड मान लो β4 अभी पॉजिटिव है, तो दे आर सेइंग कि वुमेन की सैलरी ज्यादा ग्रो करती है, वुमेन सैलरी ग्रोज फास्टर पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दैन द मेंस। अगर मान लो β4 ज्यादा है तो अब जैसे तो क्या था कि अगर मान लो β4 0 था तो तुम्हें क्या था कि अगर एक्स एट 1 पे मेल की कुछ सैलरी है एंड, ठीक है, एंड फीमेल की सैलरी कितनी डिफरेंस आएगी β3 की, फिर एट एक्सपीरियंस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 2 पे मेल की कुछ अलग सैलरी होगी, फीमेल की कुछ अलग सैलरी होगी, कितना डिफरेंस होगा अगेन β3 का। तो ये तो डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट हो गया। बट आई एम सेइंग कि अगर β4 0 ग्रेटर देन 0 होता एंड जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस बढ़ाते तो डोंट यू थिंक दिस, एंड फीमेल के लिए ऑफ कोर्स डी तो 1 होता,
तो ये टर्म अपने आप में क्या बन जाती है, बीटा 4 into x, ठीक है, और D1 होता तो यहाँ पे भी 1 होता। तो इतना तो हमने इंटरप्रेट कर ही लिया था कि फीमेल की सैलरी क्या है। बट अब अगर इंटरैक्शन टर्म मैंने इंक्लूड की है और मान लो मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ा हूँ, तो अब मेरी फीमेल की सैलरी ज्यादा बढ़ेगी दैन द मेल। अगर मेल का 1 साल का एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसकी जितनी सैलरी बढ़ेगी, फीमेल की उससे ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, फॉर द सेम इंक्रीज इन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये स्लोप ड्रिफ्टर बताता है। तो फिर मतलब अगर बीटा 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी और इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, सिर्फ बीटा 3। बट अगर बीटा 4 पॉजिटिव है तो अब इन दोनों लाइंस की स्लोप भी डिफरेंट होगी, क्योंकि अब फीमेल की सैलरी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है दैन द मेल सैलरी, ठीक है। सो स्लोप ड्रिफ्टर क्या होगा, मेरी जो इंटरेक्शन टर्म का कोफिशिएंट है, और डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट क्या होगा, बीटा 3। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज द 42nd क्वेश्चन। नाउ 43 क्वेश्चन। Why is the choice of benchmark category important in models with dummy variables? अब पहली बात तो हमने बेंचमार्क कैटेगरी इंक्लूड ही क्यों की। अगर इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो जब हमने डमी वेरिएबल ट्रैप इंक्लूड किया, बताया था, तो हमने बताया था कि अगर हम जितनी कैटेगरीज है अगर उतने ही डमी वेरिएबल्स ले ले तो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी हो जाएगी, राइट। तो हमें n-1 करना पड़ रहा था। और जो n-1 है, ऑफकोर्स ही बात है, अब n-1 जितनी कैटेगरीज है उनमें से तुम्हें एक हटा दी और बाकी के 3 का डमी वेरिएबल लिया, तो ऑफकोर्स जो वेरिएबल हटाया उसको तुम एज अ बेस कैटेगरी मान लेते हो। बट मानते ही क्यों है, दैट्स व्हाट दे आस्किंग, व्हाई इज द चॉइस ऑफ बेंचमार्क कैटेगरी इंपॉर्टेंट इन मॉडल्स। पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि द वेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 1, मतलब जैसा अगर मान लो y इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 और डमी वेरिएबल, मान लो दो कैटेगरीज थी, एक को मैंने बेस कैटेगरी माना है प्लस बीटा 2 डमी वेरिएबल। अगर वो अगर सेकंड कैटेगरी है मतलब d=1 है, मतलब सेकंड कैटेगरी, एंड d=0 मतलब बेस कैटेगरी। तो इसमें जो इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 1 है, ये तुम्हें बताती ही वही है कि एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द बेंचमार्क ग्रुप स्पेसिफिकली। तभी तो अगर डी को तुम 1 डालते हो तभी तो तुम कहते हो कि जो अब बीटा 1 है, दिस इज नथिंग बट बेंचमार्क कैटेगरी की जो सैलरी थी, सॉरी बीटा 2 जो है, तो बेंचमार्क कैटेगरी की जो सैलरी थी बीटा 1 उससे कितनी ज्यादा या कम है वो तुम्हें बीटा 2 बताता था। तो बीटा 1 का अपना जो इंटरप्रिटेशन है वो है ही बेंचमार्क कैटेगरी के लिए, कि द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज फॉर द बेंचमार्क ग्रुप स्पेसिफिकली। एंड सेकंड इज द सिग्निफिकेंस। जो तुम्हारा टी टेस्ट होता है, that tells you if those dummy variables are statistically significant from benchmark category। वो ये नहीं बताता कि जैसे अगर तुम इवन टेस्ट भी करते हो ना, तो बीटा लेट्स से डमी कोफिशिएंट्स का बीटा 0 बीटा 3 अगर इनके साथ D1 और D2 है, ठीक है, अगर तुम इनका कोफिशिएंट्स का टेस्ट भी करते हो तो जो इनका टी टेस्ट होता है ये तुम्हें बताता है कि ये बेंचमार्क कैटेगरी से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक है, डू दे डिफर फ्रॉम बेंचमार्क कैटेगरी और नॉट। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड benchmark category in models with dummy variables. Okay, now they're saying explain how you can represent seasonality with dummy variables। अब पहली बात तो 4 सीजन होते हैं, राइट। और हमने डमी वेरिएबल ट्रैप में हमने देखा है कि अगर 4 सीजन है और तुम 4 ही डमी वेरिएबल ले लो, D1 D2 D3 एंड D4, तो ये किस प्रॉब्लम को राइज देता है, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी को। इसको हटाते कैसे है कि अगर मान लो 4 सीजन है तो कितने डमी वेरिएबल्स हमें इंक्लूड करने चाहिए, 4 - 1, दैट इज 3 वेरिएबल्स। ओके, D1 D2 एंड D3। तो अगर मान लो D2 1 है, तो ये हमें बताता है कि सेकंड सीजन, मतलब जैसे मान लो 4 क्वार्टर है, हर क्वार्टर का एक सीजन, Q1 का एक सीजन, Q2 का एक सीजन, क्यू मतलब 4 क्वार्टर्स का 4 4 सीजन। अगर मैं कहता हूँ D2 = 1 है, तो अभी Q2 का सीजन चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो, तो अगर Q2 का सीजन चल रहा है तो D1 और D3 जीरो हो जाएंगे, राइट। एंड अगर मान लो ये तीनों ही जीरो हो गए, D1 भी जीरो हो गया, D2 भी जीरो हो गया, D3 भी जीरो हो गया, तो दैट रिप्रेजेंट्स द कि बेंचमार्क कैटेगरी का सीजन चल रहेगा। अगर जैसे मैं कहता हूँ Q1 इज द बेंचमार्क कैटेगरी एंड Q2 Q3 Q4, इसको मैं D2 D3 D4 से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ D2 D3 D4 से, ताकि इनके सबस्क्रिप्ट्स बस मिल जाए, ठीक है। तो बट मैंने डमी वेरिएबल तो एट द एंड 3 ही लिए। अगर मान लो ये तीनों जीरो हो गए, तो इट रिप्रेजेंट्स कि अभी मेरा Q1 का सीजन चल रहा है, ठीक है। सो अगर तुम्हें सीजनैलिटी डिफाइन मतलब सीजनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है डमी वेरिएबल से, अगर 4 सीजन है तो तुम 3 ही डमी वेरिएबल्स लोगे, ठीक है। 4 - 1 हमने पढ़ा था फॉर्मूला, एन अगर तुम्हारे पास एन कैटेगरीज है तो n-1 डमी वेरिएबल्स तुम्हें इंक्लूड करने, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द ओमिटेड वेरिएबल बायस, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड कैन यू डिटेक्ट इट। सो ओमिटेड वेरिएबल बायस होता है जब तुम एक रेलिवेंट वेरिएबल को अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं करते। जैसे मान लो अगर मुझे मॉडल ऑफ डिमांड पढ़ना है और मैं कह रहा हूँ मैंने प्राइस को इंक्लूड नहीं किया, ऑफ कोर्स वो बहुत ही लाइक रेलिवेंट
इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओमिटेड वेरिएबल बायस क्या हो गया, व्हेन यू लीव आउट अ रेलेवेंट वेरिएबल व्हिच यू नो अफेक्ट योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जो तुम्हारे एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स पे बनते हैं, फिर जो तुम कोफिशिएंट एस्टिमेट करते हो, दे आर बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, कि जो तुम फिर बीटा रिग्रेशन कोफिशिएंट एस्टिमेट करते हो, दे दे बिकम बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। और हमने पढ़ा था कि जो बीटा कोफिशिएंट्स होते हैं, दीज आर अनबायस्ड, बट अगर तुम एक रेलेवेंट वेरिएबल मिस आउट कर दो तो देन द कोफिशिएंट्स कैन बिकम बायस्ड एंड दे कैन बी इनकंसिस्टेंट। ओके, एंड हम क्या हम इसे डिटेक्ट करते क्या हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमने ओमिटेड वेरिएबल बायस किया है अपने मॉडल में, कि हमने एक रेलेवेंट लाइक वेरिएबल को इंक्लूड नहीं किया? यस, यू कैन डिटेक्ट इट बाय रीसेट टेस्ट, राम से रीसेट टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट होता है जिससे तुम पता कर देते हो कि वेदर यू हैव परफॉर्म्ड, वेदर यू हैव ओमिटेड अ रेलेवेंट वेरिएबल। अब ओमिटेड वेरिएबल बायस पढ़ा है तो हमें इररेलेवेंट वेरिएबल बायस भी पढ़ना है। इररेलेवेंट वेरिएबल बायस क्या होता है? जब तुम एक इररेलेवेंट वेरिएबल अपने मॉडल में इंक्लूड कर देते हो। अगर तुम अपने मॉडल, मतलब जैसे मान लो कोई वेरिएबल है जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, बट स्टिल मैंने इंक्लूड कर लिया इररेलेवेंट, मैंने बेफालतू में अपना एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बढ़ा लिया। ठीक है, अगर मैंने वैसा इंक्लूड कर दिया तो देन आई हैव डन अ इररेलेवेंट वेरिएबल बायस। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अब कहने को तो जो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स होते हैं वो तो अनबायस्ड ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने रेलेवेंट वेरिएबल्स तो इंक्लूड किए ही हुए ना, तुमने तो बस एक इररेलेवेंट वेरिएबल इंक्लूड कर दिया। तो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट तो अनबायस्ड ही रहते हैं, बट वो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाता है अगर तुम इररेलेवेंट वेरिएबल्स इंक्लूड करते जाओ। क्योंकि एक बात सोचो, अगर तुम इररेलेवेंट वेरिएबल्स इंक्लूड करते जाओ तो तुम्हारा जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो कम होने लग जाएगा। एंड सेकंड, जो तुम्हारे एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स होंगे भी, दो वो अनबायस्ड है, बट उनकी हाई वेरिएंस आ जाएगी और बहुत ज्यादा लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होएगा, उनका जो टी स्टैटिस्टिक है वो बहुत ज्यादा स्मॉल आ जाएगा, वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। मतलब अगर तुम इररिलेवेंट वेरिएबल्स अपने मॉडल में इंक्लूड करते रहे हो तो जो बाकी जो रेलिवेंट वेरिएबल्स तुमने इंक्लूड किए थे, अब वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, उनकी उनके जो कोफिशिएंट्स है उनकी बहुत ज्यादा हाई वेरिएंस हो जाएगी, दो दे वुड रिमेन अनबायस्ड, बट सिंस ओके। सो अब बात आती है कि हमने ये दो सॉरी या सो हमने अब ये दो बायसनेस पढ़े। अब दे आर आस्किंग बिटवीन ओमिटेड वेरिएबल बायस एंड इररिलेवेंट वेरिएबल बायस, व्हिच वन इज वर्स? तो वर्स ओमिटेड वेरिएबल बायस है। क्यों? भाई इमेजिन दिस, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुमने डिमांड प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ा, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं तुमने प्राइस के साथ लेट्स से इनकम एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी इंक्लूड कर दिया, मान लो ये इतना ज्यादा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था, थोड़ा इररिलेवेंट था, बट स्टिल यू हैव इंक्लूडेड इन द मॉडल, इससे इतनी ज्यादा इशू नहीं आनी चाहिए। बट अगर मैं बोलूं तुम डिमांड पढ़े हो, तुमने प्राइस ही इंक्लूड नहीं किया, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? कि जब तुमने रेलिवेंट वेरिएबल ही इंक्लूड नहीं किया, तो विच वन इज वर्स? omitted variable bias is worse because it makes your results irrelevant. ऑफ कोर्स ये बात है, जब तुमने रेलेवेंट वेरिएबल्स इंक्लूड नहीं किए तो तुम्हारा मॉडल इररेलेवेंट बन गया, एंड तुम्हारे जो रिजल्ट्स है वो क्या हो गए? बायस्ड और इनकंसिस्टेंट। ओके, और अगर जो तुम अब प्रेडिक्टेड वैल्यू लाओगे भी अपने मॉडल से, दैट वुड बी हाईली बायस्ड, और दैट वुड गिव यू रॉन्ग वैल्यूज, जो तुम्हारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज होंगी। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली। अब जो बाकी के क्वेश्चन बचे, रीसेट टेस्ट, एमडब्ल्यूबी टेस्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 42 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन देयर आर दीज, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दीज, ये 6 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन 8, एंड ऊपर बस एक क्वेश्चन बचा, दैट इज वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। सो लेट्स कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।